हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जेवा स्टडी। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। आज हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल राइट का पार्ट टू। पार्ट वन हम देख चुके हैं फंडामेंटल राइट का, आज है पार्ट टू। पार्ट टू में हम लोग मौलिक अधिकार में क्या देखेंगे। आर्टिकल 21A 21A के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 8, 29, 30 और आर्टिकल 32 देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग आर्टिकल्स को देख चुके हैं। हम लोग 22 आर्टिकल तक देख चुके हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फंडामेंटल राइट्स के पार्ट टू की। देखिए फंडामेंटल राइट में क्या है, ध्यान रखिएगा। 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 21A मतलब एक नया अनुच्छेद, नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21A। ये आर्टिकल 21A था जिसे हम लोग कहते थे राइट टू एजुकेशन, जिसे हम लोग कहते हैं राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। और ये क्या कहता है आर्टिकल, ये कहता है कि हर राज्य को अपने यहाँ के बच्चों को जिनकी उम्र है 6 से लेकर 14 साल, इन्हें कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना आवश्यक है। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना आवश्यक है। उनको एजुकेशन राज्य को प्रोवाइड करानी होगी। ईयर याद रखिए 6 to 14 ईयर, ऑप्शन में घुमा के 7 to 14, 8 to 14, 5 to 14 कर देगा और पूछ लेगा। साथ में ये भी याद रखिए कि आर्टिकल 21A किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट हुआ, तो उसका संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, कंफर्म एकदम। चलते हैं आगे। ये भी याद रखिएगा कि इसी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी 51A का के ऐड हो गया। फिर से बोल रहा हूं, इसी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A में 11वीं ड्यूटी के ऐड कर दी गई। ठीक है, इसी 86वें संशोधन के द्वारा याद रखिएगा आर्टिकल 45 के सब्जेक्ट मैटर को चेंज कर दिया गया। फिर से बोलता हूं, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A में के 11वीं संविधान मतलब 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। और साथ ही साथ अनुच्छेद 45 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसके सब्जेक्ट मैटर को चेंज कर दिया गया। कुछ और लिखा था, उसको हटा के कुछ और लिख दिया गया। ठीक है, चलते हैं आगे। ये तो हो गया आर्टिकल 21A की बात। अब हम लोग आगे चल रहे हैं। हम लोग पढ़ चुके थे राइट टू फ्रीडम तक, हम आगे पढ़ने वाले हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फंडामेंटल राइट, शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या क्या दिया गया है। देखिए इसको, शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 23 में लिखा है कि भारत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, देह व्यापार तथा बंधुआ मजदूरी इल्लीगल है, गैर कानूनी है। समझिएगा इस चीज को। अनुच्छेद 23 कहता है शोषण के विरुद्ध, मतलब अनुच्छेद 23 और 24 बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये कहते हैं कि भारत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब देह व्यापार और फोर्स्ड लेबर का मतलब बंधुआ मजदूरी इल्लीगल है, गैर कानूनी है और निषेध मतलब नहीं हो सकती। ठीक है, कैसे पूछ लेगा, लिख देगा इनमें से कौन आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है, लिख देगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैन है, फोर्स्ड लेबर बैन है, बोथ ए एंड बी, डी नन। तो आंसर हो गया कि दोनों ही आर्टिकल 23 में मेंशन है। ठीक, आर्टिकल 24 कहता है कि किसी भी प्रकार 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के एम्प्लॉयमेंट में, किसी भी प्रकार के रोजगार में नहीं रखा जाएगा। फिर से बोलता हूं, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के रोजगार में नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब आर्टिकल 24 चाइल्ड, बच्चे के बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का मतलब चाहे डोमेस्टिक हो चाहे हजार्डस हो, किसी भी प्रकार के काम नहीं, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं रखना है। ठीक, इसके साथ ये ध्यान रखिए, ये तो आर्टिकल 23 और 24 के। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन से मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध बात करते हैं, लिख दे ए ऑप्शन, नंबर 1 आर्टिकल 21, नंबर 2 आर्टिकल 23, नंबर 3 आर्टिकल 24, ऑप्शन लिख दे ए 21, 22, 23, ऑप्शन बी लिख दे 23, 24, ऑप्शन सी लिख ले आर्टिकल 21 एंड 23। तो इसका आंसर सही है 23 एंड 24, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दो मौलिक अधिकार बात करते हैं शोषण के विरुद्ध की। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ, धार्मिक स्वतंत्रता। अगला फंडामेंटल राइट है धार्मिक स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इस धार्मिक स्वतंत्रता में क्या क्या है? आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। आर्टिकल 25 कहता है एवरी पर्सन, हर व्यक्ति को आजादी है कि वह धर्म का मतलब ये कॉन्साइंस कर सकता है, रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है और उसकी प्रैक्टिस कर सकता है। फिर से बोलता हूं मैं, हर व्यक्ति को अपने धर्म को अंतःकरण से मतलब मानने के लिए, अबाध रूप से मानने के लिए, आचरण करने के लिए और प्रचार करने की आजादी है। इसका मतलब मोटे शब्दों में बताऊं, अगर मैं हिंदू हूं तो ये अंतःकरण अगर मेरा मानता है कि मैं हिंदू होना चाहता हूं तो मैं हिंदू हूं। अगर मेरा अंतःकरण कहता है मैं मुस्लिम धर्म अपनाऊंगा तो मैं मुस्लिम धर्म अपना सकता हूं। अबाध रूप से मतलब उसको किसी भी प्रकार से उसको मानने का मुझे अधिकार है। उसका आचरण करने का मतलब आपको किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करने का, प्रोफेस करने का, प्रोपेगेट करने का मतलब आप चाहें तो अपने धर्म की लोगों से तारीफ कर सकते हैं। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है पकड़ के कान खींच के कर रहा है देखो ये होता है, ऐसा नहीं। तारीफ कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मैं हनुमान जी की तारीफ में कुछ बोल दूं तो मैं बोल सकता हूं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं कान में फूंके पड़ाऊं कि नहीं सुनो नहीं मारेंगे तुमको, ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर मुझे टोपी लगाने की आजादी है तो है, क्योंकि ये लिखा है आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि अगर कोई सिख है तो उसे कृपाण रखने की आजादी है। वो आर्टिकल 25 उसको आजादी देता है क्योंकि लिखा हुआ है कि वो प्रैक्टिस कर सकता है उसकी। ठीक है, अगर नमाज अदा करनी है मदरसे के अंदर तो उनको आजादी दी गई है कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आर्टिकल 25 आजादी देता है आपको कैसी? अंतःकरण की, अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने की आजादी प्रदान करता है आर्टिकल 25। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिख जो कृपाण रखते हैं वो किस आर्टिकल के द्वारा रखते हैं, तो आंसर है 25। ठीक है, 26 कहता है प्रबंधन की अधिकार है। धार्मिक प्रबंधन मतलब रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का अधिकार आर्टिकल 26 में दिया गया है। इसका मतलब हर धर्म को आजादी है ये कि वह अपने संस्थानों को खोल सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मदरसे खुल रहे हैं तो ये आर्टिकल 26 में लिखा हुआ है कि उनको आजादी है कि वो धार्मिक संस्थान खोल सकते हैं। मंदिर खुल रहे हैं तो आर्टिकल 26 में लिखा हुआ है कि हर धर्म के व्यक्ति को अपने रिलीजियस मैनेजमेंट को मतलब रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने का अधिकार है। जो उनके धार्मिक अफेयर्स हैं उनका वो प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 27 आर्टिकल 27 कहता है कि राज्य सरकार किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी और ना ही प्रमोशन के लिए आपके ऊपर धर्म के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा। तो आप कहेंगे कि जो आते हैं वो लेने की चंदा, तो चंदा कर नहीं है। पहली बात तो चंदा स्वेच्छा है, वो बात अलग है। स्वेच्छा कुछ नहीं होती, दबाव में देना पड़ता है, क्योंकि जब 4-5 मुस्टंडे आते हैं सामने पैसा तो देना पड़ता है, दे देते हैं लोग। लेकिन आर्टिकल 27 कहता है कि राज्य सरकार किसी भी धर्म के प्रमोशन के लिए आपके ऊपर कर नहीं लगा सकती, टैक्स इंपोज नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं लिखा है कि राज्य सरकार सभी धर्मों के प्रमोशन के लिए टैक्स नहीं लगा सकती। सिर्फ ये लिखा है किसी भी धर्म के प्रमोशन के लिए टैक्स नहीं लगा सकती। ठीक है, किसी एक पर पता लगा हिंदू धर्म को उठाया या मुस्लिम धर्म को उठा लिया, सिख को उठा लिया, प्रमोट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कर सकते। इस प्रमोशन के लिए आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक, आर्टिकल 28 कहता है कि एक व्यक्ति को यह आजादी है कि वह धार्मिक शिक्षण संस्थान मतलब मान लो कोई शिक्षण संस्थान है उसमें कोई धर्म मतलब फॉर एग्जांपल मैं किसी आरएसएस के स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मैं उस आरएसएस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और मैं उस स्कूल में मुस्लिम टीचर हूँ। तो हो सकता है कि मैं सुबह की होने वाली हनुमान चालीसा में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे धर्म में ऐसा नहीं है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूँ। तो कोई भी संस्थान इस धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो व्यक्ति टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो महिला कोई भी हो, उसको उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं मुस्लिम होकर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहता हूं तो मुझे वह संस्थान कैसा होना चाहिए? संस्थान वो पब्लिक इंस्टीट्यूट होगा, सरकारी संस्थान होना चाहिए, या फिर वह सरकार स्टेट गवर्नमेंट से फंड लेता हो, या फिर इसके वो ट्रस्ट के अनुसार चल रहा हो। ऐसे संस्थानों में राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।
लेकिन अगर मैं उसी जगह पे कहूँ प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, हो सकता है किसी प्राइवेट, मान लो इसी चैनल पे मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझसे कह दें चैनल में कह दिया जाए कि आप शुरुआत करेंगे जय श्री राम से, तो मुझे करनी पड़ जाएगी, क्योंकि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, पब्लिक इंस्टीट्यूट नहीं है, ये सरकारी संस्था नहीं है, ना ही ये अर्ध सरकारी है, ना ही ये स्टेट गवर्नमेंट से ओन्ड है। समझ में इस चीज को? तो आर्टिकल 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा में अनुपस्थित होने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो अनुपस्थित होना चाहता है, कोई अनुष्ठान या शिक्षा से संस्था में जो कुछ चल रहा है उसमें नहीं उपस्थित होना चाहता है, तो उसको अधिकार दिया गया आर्टिकल 28 के अंतर्गत। ठीक, तो ये हो गया 25, 26, 27, 28। अब आते हैं आर्टिकल 29, 30। अगला फंडामेंटल राइट है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। देखिए आर्टिकल 29 और 30 बात करते हैं माइनॉरिटी की, अल्पसंख्यकों की। तो आप कहेंगे हु इज अल्पसंख्यक, तो मैं कहूंगा अल्प का मतलब कम, संख्या का मतलब नंबर, जो संख्या में कम है उन्हें कहा गया अल्पसंख्यक। तो आप कहेंगे ये कौन सी डेफिनेशन हुई, तो मैं बोलूंगा कि संविधान में कहीं पर भी माइनॉरिटी की डेफिनेशन नहीं दी गई है, इसलिए मैं बता भी नहीं सकता। हाँ, ऐसे बताऊंगा तो बात अलग अलग सेंसस के आधार पर बता दूंगा, लेकिन माइनॉरिटी की डेफिनेशन संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखी हुई है। बस आर्टिकल 29 ये कहता है कि किसी भी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार है। राज्य उस माइनॉरिटी की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण करेगी, ये आर्टिकल 29 कहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के संविधान में जो अल्पसंख्यक का आधार लिखा है, माइनॉरिटी का बेस है, वो दो है। माइनॉरिटी किन दो आधारों पर लिखी हुई है? पहला लिखा है रिलीजियस माइनॉरिटी और दूसरी लिखी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। मतलब धार्मिक और भाषीय दो आधार ही हैं बस, एक तो रिलीजियस माइनॉरिटी है और एक है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। इसका मतलब अगर आपसे पूछ ले संविधान में माइनॉरिटी कितने टाइप की, काइंड की बताई गई है, तो दो तरह की माइनॉरिटी है। एक तरीके से दो तरह पे डिपेंड करती है, एक है रिलीजियस माइनॉरिटी और एक है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मतलब धार्मिक और भाषीय आधार पर। ठीक, आर्टिकल 30 कहता है, जो बहुत बार एग्जाम पीसीएस बहुत पूछता है आर्टिकल 30 के बारे में, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 30 कहता है कि माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित और उनका प्रबंध करने की आजादी होगी। फॉर एग्जाम्पल गुरु नानक पब्लिक स्कूल के अंदर ये वहाँ के प्रशासन ने लिख रखा है कि अगर आप गुरु नानक पब्लिक स्कूल में पढ़ना चाहते हो तो आपको पंजाबी आनी चाहिए। मैं मोटे अक्षरों में एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। ठीक, अगर आप मदरसे में पढ़ा रहे हो, मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी में आती है, अगर आप मदरसे में पढ़ा रहे हो तो आपको उर्दू आनी चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 30 कहता है शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करना और उनके प्रबंध करने का अधिकार होगा माइनॉरिटीज को। समझ में आ रहा है ना? एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि आर्टिकल 30 क्या कहता है, तो आर्टिकल 30 कहता है शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करना और उनके प्रबंध करने का अधिकार होगा माइनॉरिटी, मतलब अल्पसंख्यकों को। एकदम डिफरेंस क्लियर है ना? तो हम लोगों ने पढ़ा 23, 24, 21 से 25, 26, 28, 29, 30। अब हम लोग जा रहे हैं आर्टिकल 32 पर। मैं आपको बता चुका हूं आर्टिकल 31 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, उसे फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया गया। मैंने पार्ट 1 में ये सब बताया हुआ, जाके सुनिए। ठीक है, मैंने पार्ट 1 फंडामेंटल राइट का डाला है, उसमें सब कुछ बताया, जाके सुनिए। अब आगे आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार। कैसे उपचार है भाई ये? अगर आपके साथ राज्य भेदभाव करता है इस आधार पर कि आपका धर्म ये है, आपकी जाति ये है, आपका लिंग ये है, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, किसी भी प्रकार से अगर राज्य आपके दैनिक या फिर मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं रोते हुए और ये कहते हुए कि राज्य ने मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया है, मैं आपकी शरण में हूं। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट आपको देगा उपचार, संवैधानिक उपचार देगा। और कैसा उपचार है ये, तो याद रखिएगा आर्टिकल 32 का क्लॉज 1 कहता है, आर्टिकल 32 का क्लॉज 1 कहता है कि हर व्यक्ति को उसके फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाने का अधिकार है। और आर्टिकल 32 का क्लॉज 2 कहता है, क्लॉज 2 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए राज्य के ऊपर रिट जारी कर दे। रिट क्या होती है? ये रिट होते हैं आज्ञा पत्र या आदेश।
सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए। अगर आपसे पूछ ले हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, तो ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकारों का गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि आप रोके कहां पहुंच रहे हो? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? तो उच्चतम न्यायालय को 5 रिट जारी करने का अधिकार है। कौन सी 5 रिट? याद रखिए, पहली है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। मैंने आपको बताया था कि एडीएम जबलपुर केस, जिसे हम लोग कहते हैं हैबियस कॉर्पस केस, उसमें यही हुआ था, इसको छीन लिया गया था। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या रिट है अभी समझाता हूं। और कौन सी रिट है? नंबर 2 परमादेश, ठीक है। उसके बाद कौन सी है? प्रतिषेध, ठीक। उसके बाद कौन सी है? उत्प्रेषण। और अंतिम रिट है अधिकार रक्षा, ठीक है, ठीक है। देखिए क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर हैबियस कॉर्पस रिट क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा। हैबियस कॉर्पस रिट का हनन भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले भी हो चुका था, रॉलेट एक्ट के दौरान, और उसके बाद अभी एडीएम जबलपुर केस के दौरान भी भारत में हैबियस कॉर्पस का हनन का मतलब हैबियस कॉर्पस लोगों से छीन लिया गया था। क्या है हैबियस कॉर्पस? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब मैं मोटे एग्जांपल से समझाता हूं, जल्दी समझ में आएगा। मान के चलते हैं कि एक बंदा और एक बंदी प्यार करते हैं, ठीक है। वो बंदी वाली बंदी नहीं है, ये बंदी मतलब बंद वाला बंदी है, ठीक। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। एक बंदा और एक बंदी प्यार करते हैं, बंदा बंदी से शादी करना चाहता है, लेकिन बंदी के माँ बाप बंदे के खिलाफ है। बंदा शादी करने के लिए जा रहा है, लेकिन बंदी के माँ बाप ने बंदी को कैद कर लिया। तो बंदा कहां पहुंचा कि मेरी बंदी के फंडामेंटल राइट्स का हनन कर लिया गया है। तो कहां पहुंचा वो? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मतलब ये अपनी मतलब बातें सुनाई कि मेरी बंदी को कैद किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने करी है रिट इशू, किसको? बंदी के माता पिता को। क्या रिट इशू करी है? हम तुम्हें आदेश देते हैं कि जिस बंदी को तुमने कैद किया है उसको प्रत्यक्षीकरण, उसको प्रत्यक्ष हमारे सामने लेकर आओ। ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस की रिट कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट, कोई भी संस्था का मतलब चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो किसी के अधिकार फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वह रिट इशू कर सकते हैं। हैबियस कॉर्पस इसका मतलब है उस बंदे या उस बंदी को जो बंद है उसको सामने लेकर हमारे सामने प्रकट करो। फिर सुप्रीम कोर्ट के जज पूछेंगे कि बेटा बताओ कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कैद किया है। तो वो लड़की कहेगी हाँ जज साहब कैद किया है। तो पुलिस को ऑर्डर दिया जाएगा कि इस बंदी और इस बंदे की दोनों नाबालिग हैं, दोनों 18 साल से ऊपर के हो चुके हैं, सॉरी दोनों बालिग हैं, 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, इनकी शादी करा दी जाए। ये बात अलग है कि पुलिस वाले पहले तो हाँ कर देते हैं, उसके बाद उस लड़के को जैसे ही किसी भी राज्य का वो सीमा पहुंच के ढूंढते हैं, कायदे से शादी का भूत उतार देते हैं। ये बात अलग है, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण यही है, ठीक है। इसके बाद है परमादेश। परमादेश क्या? परम आदेश का मतलब सुप्रीम कोर्ट कहता है वी कमांड, मतलब हम आदेश देते हैं। हम मतलब राज्य सरकार को या फिर किसी भी पब्लिक ऑफिशियल्स को ये आदेश देते हैं। कैसे समझे इस चीज को? समझते हैं। यूपीपीसीएस में जब अनिल यादव चेयरमैन थे, अध्यक्ष बने थे, उस वक्त में एक आंदोलन बच्चों के द्वारा या स्टूडेंट्स के द्वारा चला दिया गया। उस आंदोलन की विशेषता क्या थी? उस आंदोलन में ऐसा कहा गया कि जो अपॉइंटमेंट हुआ है चेयरमैन का यूपीपीसीएस के, वो इलीगल है, अवैधानिक है। क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर लगे हुए थे चार्ज। हुंडे एक्ट में चार्ज लगे हुए थे। इन एक्टों में जब इनके ऊपर चार्जशीट लगी हुई थी, तो एक ऐसे व्यक्ति को आपने संवैधानिक पद पर कैसे बैठा दिया जिसके ऊपर कोई एक्ट लगा हुआ है? सबसे पहली बात, इस आधार पर बच्चों ने सबूत इकट्ठा किए और हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने रिट जारी करी, हाईकोर्ट ने रिट जारी करी राज्य सरकार को, और राज्य सरकार को रिट जारी करके क्या पूछा कि ये बताइए, रिट क्या जारी करी? पहले तो रिट इशू करी है मतलब इनको क्या बोलते हैं, चेयरमैन को रिट क्या इशू करी? चेयरमैन को रिट इशू करी गई क्यों वारंटो, अधिकार रक्षा। और ये पूछा गया कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हुए हैं, आपके ऊपर ये चार्ज लगे हुए हैं, क्या ये चार्ज सही है? और अगर सही है तो आप किसके अधिकार से इस पद पर, अधिकार रक्षा का मतलब किस अधिकार से आप उस पद पे बैठे हुए हैं? तो इन्होंने जवाब लगाया कि जो मेरे ऊपर आरोप लगे हैं वो एकदम सही है, मेरे ऊपर ये एक्ट आगरा में और यहाँ पे वहां पे चल रहे हैं। जब ये जवाब मिला है हाईकोर्ट को, तो हाईकोर्ट ने अगली आदेश को पारित किया, अगली रिट जारी करी, और वो रिट थी परमादेश। क्या रिट थी? परमादेश। मतलब हाईकोर्ट ने बोला कि हम राज्य सरकार को परम आदेश देते हैं कि तत्काल प्रभाव से
यूपीपीसीएस के चेयरमैन अनिल यादव को पद से हटा दिया जाए। समझ रहे हैं ना? तो ये है परमादेश का मतलब किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट परमादेश की रिट जारी कर सकता है। पब्लिक ऑफिशियल बोलो, प्राइवेट नहीं बोलो, प्राइवेट कंपनी को नहीं कर सकता, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। राष्ट्रपति को परमादेश नहीं दिया जा सकता, ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रतिषेध क्या होता है? प्रतिषेध का मतलब होता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? ये प्रोहिबिशन, ये रिट जो है वो प्रोहिबिशन है, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रोहिबिशन है। प्रतिषेध का मतलब होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा इस चीज को, कि उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये दोनों रिटें, ये दोनों आदेश उच्चतम न्यायालय के द्वारा उच्च न्यायालय को या फिर उच्च न्यायालय के द्वारा उससे निम्न न्यायालय को प्रेषित की जाती हैं। फिर से बोलता हूं, ये दोनों रिट हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को जारी की जाती हैं। क्यों जारी की जाती हैं? हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को इसलिए जारी की जाती हैं कि अगर मान लेते हैं कि लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल रहा है, उसके अधिकार क्षेत्र में वो फैसला देने की अधिकार नहीं है या फिर वो केस को सुनने का अधिकार नहीं है लेकिन वो सुन रहा है, तो उस केस में ऊपर वाला कोर्ट जो हायर कोर्ट होगा वो लोअर कोर्ट को रिट जारी करेगा, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, रुक जाओ, तुम्हारे औकात में नहीं है। ये तो हो गया प्रिवेंट करना, उसको रोकना। पहले ही रोक दिया कि भाई साहब ये केस आपके सुनने के अधिकार क्षेत्र में आता नहीं, आप नहीं सुनेंगे। उसके बाद रिट आती है उत्प्रेषण। ये क्या रिट? इसमें फर्क समझ में नहीं आता बच्चों को, इसमें फर्क क्या, मैं फर्क समझाता हूं। यहां पर रोक दिया, लेकिन अगर मान लीजिए उस छोटे वाले कोर्ट ने उस केस को सुन लिया और उस पर जजमेंट सुना दिया, जबकि वह उस छोटे कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं, तब रिट इशू की जाएगी सर्टियोरारी उत्प्रेषण। ये उत्प्रेषण कहती है, छोटे वाले कोर्ट को कहा जाएगा प्रिवेंट का मतलब रुक जाइए, साथ में क्योर, जो आपने गलती कर दी है उसको हम सुधारेंगे। मतलब हायर कोर्ट कहता है कि आपने जो जजमेंट सुना है उसको हम पलटते हैं, रिवर्स करते हैं या स्टे लगा देते हैं, साथ में हम अगली बार के लिए आपको प्रिवेंट करते हैं कि अगली बार ऐसी गलती नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये अंतर है सर्टियोरारी और प्रिवेंशन में, प्रोहिबिशन में। प्रतिषेध और उत्प्रेषण में फर्क क्या है, याद रखिएगा। यहाँ पर पी है, प्रोहिबिशन मतलब प्रिवेंशन है, लेकिन इस सर्टियोरारी में पी प्लस सी है, पीसी है, मतलब प्रिवेंशन के साथ क्योर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिट का पूरा खत्म, टेंशन खत्म। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हाईकोर्ट के रिट की जो क्षेत्र है और जो सुप्रीम कोर्ट का रिट का क्षेत्र, अगर क्षेत्र की बात करें और शक्ति की बात करूं, या फिर मैं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करनी ही होगी, वो इस अधिकार से पीछे नहीं हट सकता। क्योंकि आर्टिकल 32 कहता है साफ साफ, आर्टिकल 32 कह रहा है कि सुप्रीम, अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो वह सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करनी होगी। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। हाई कोर्ट क्या कह सकता है कि भैया देखो, हम तो, हमारे पास ये औकात नहीं कि हम इसका रिट जारी करें, सुप्रीम कोर्ट जाओ। ध्यान दीजिएगा, कंपलसरी है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि वो रिट जारी करे, जबकि हाई कोर्ट के ऊपर ये कंपल्शन नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। साथ में ये भी याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र ज्यादा है रिट जारी करने का, पूरा भारत देश, जबकि हाई कोर्ट अपने पिटीशन जो उसका एरिया आता है उतने तक ही रिट इशू कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको दिखने होंगे। कौन से महत्वपूर्ण बिंदु? फंडामेंटल राइट के वो क्वेश्चन जो हर बार किसी एग्जाम में टपकते हैं वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये मैं बता चुका हूं। दूसरा क्वेश्चन, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल क्यों ना लग जाए। मैं राष्ट्रीय आपातकाल भी पिछले वीडियो में मौलिक अधिकार के पार्ट 1 में बता चुका हूं। राष्ट्रीय आपातकाल किन 3 आधारों पर लगता है? या तो युद्ध हो जाए या होने वाला हो, या तो बाहरी संघर्ष एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए या होने वाला हो, या फिर आर्म्ड रिबिलियन सैनिक विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह हो जाए या होने वाला हो। इन आधारों पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन के बाद, मंत्रिमंडल की रिटन रिकमेंडेशन के बाद। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं हो सकते, नेवर सस्पेंडेड, कभी सस्पेंड नहीं होंगे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि अगर नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल इस आधार पर लगा है कि सशस्त्र विद्रोह का आधार है, अगर ये राष्ट्रीय आपातकाल आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर लगा है, तो
मैंने क्या बोला, 20 और 21 तो कभी सस्पेंड नहीं होंगे, लेकिन एक चीज है ये याद रखनी है, एक और आर्टिकल कहता है आर्टिकल 19, जिसको कहते हैं कि ऑटोमेटिकली सस्पेंशन, जैसे ही इमरजेंसी लगाई जाएगी आर्टिकल 19 खुद ब खुद सस्पेंड निलंबित हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल अगर आर्म्ड रेबेलियन के आधार पर लगा है तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा। फिर से बोलता हूं, अगर राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या फिर बाहरी संघर्ष के आधार पर लगा है तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है तो ये आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, और मैंने साथ में बोला कि आर्टिकल 20 और 21 किसी भी हालात में सस्पेंड नहीं किए जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अंतिम पॉइंट याद रखिए कि अगर पूछ लिया जाए कि बताइए कौन से वो फंडामेंटल राइट है जो ओनली फॉर इंडियन, OFI का मतलब ओनली फॉर इंडियंस है, सिर्फ भारतीयों के लिए है, विदेशी इसका प्रयोग नहीं कर सकते, तो वो आर्टिकल है 5, कौन से, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। फिर से बोल रहा हूं, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। रटिए मत, समझिए क्यों कह रहा हूं कि भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। फिर से बोल रहा हूं, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी इंसान को, व्यक्ति को, पुरुष को, महिला को आप उसके जाति, धर्म, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। विदेशी आकर ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा, आर्टिकल 15 का वो प्रयोग नहीं कर सकता। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज में समान समानता। लेकिन विदेशी को क्यों यहाँ पे नौकरी मिलने वाली कि वो आके पब्लिक सर्विसेज मतलब गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करेगा। आर्टिकल 19 कहता है राइट टू फ्रीडम, कि आपको स्वतंत्रता दी गई, कैसी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ एसोसिएशन, असेंबली, मूवमेंट, प्रोफेशन और रेजिडेंस। लेकिन विदेशी आकर इस प्रकार के राइट को भारत से नहीं मांग सकता। 29 माइनॉरिटी का अधिकार है, विदेशी माइनॉरिटी हो ही नहीं सकते, अल्पसंख्यक है ही नहीं। तो इसलिए याद रखिए कि भारत के लोगों के लिए ये जो आर्टिकल सिर्फ भारतीयों के लिए है, वो आर्टिकल कौन से हैं, 15, 16, 19, 29, 30। क्वेश्चन पूछ देगा इनमें से कौन सा आर्टिकल भारतीयों के लिए नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा आर्टिकल भारतीय और विदेशी दोनों के लिए फंडामेंटल राइट की तरह प्रयोग कर सकते, दोनों लोग प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है। ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 32, या दे देगा ऑप्शन डी दे देगा 17। तो यार बताइए कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो दोनों के लिए है, दोनों लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आंसर है 17। ये सिर्फ भारतीयों के लिए है, ये सिर्फ भारतीयों के लिए, ये सिर्फ भारतीयों के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी फंडामेंटल राइट की क्लास। मैं बताता हूं आपको, जो फंडामेंटल राइट में जो कुछ आर्टिकल बच गए हैं, 33 बच गया है, 34 बच गया है, 35, 36, मार्शल लॉ बताना है आपको, और कुछ और चीजें, 2-3 चीजें मुश्किल से बचा होगा। आप 10 मिनट का वीडियो उसको खत्म कर लेंगे। ये मैक्सिमम 90% हम कवर कर चुके हैं। एग्जामिनेशन में यूपीपीसीएस का हो, चाहे आरओ का हो, चाहे बीईओ का हो, अगर आप मेरे दोनों लेक्चर सुन चुके हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये दावा है मेरा। करंट अफेयर का कल वीडियो मैं नहीं डाल पाया क्योंकि मैं व्यस्त था, आज भी मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूं, लेकिन मैं करंट अफेयर का वीडियो देर रात तक रिलीज कर दूंगा, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। फंडामेंटल राइट पार्ट 2 आपके सामने आ चुका है। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, व्यू करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।